नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग। ये आपको बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर एक संसदीय समिति के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया है। इस दौरान भाजपा नेता ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। दरअसल बजट सत्र के पहले चरण में राहुल गांधी के भाषण के बाद निशिकांत दुबे ने 7 फरवरी को उनके खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस दिया था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग अदानी मुद्दे पर टिप्पणी की थी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाए जाने के बावजूद वे अब भी उनके और कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। निशिकांत दुबे के हवाले से एक सूत्र ने कहा कि न केवल एक बल्कि 3 प्रकार के विशेषाधिकार राहुल गांधी पर लागू होते हैं और वो आदतन अपराधी हैं और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए। और बड़ी खबर, बाबा रामदेव ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कुछ लोग खाते तो हिंदुस्तान का हैं लेकिन गीत दूसरे देशों के गाते हैं। ये आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोगों की फितरत है कि वो खाते तो हिंदुस्तान का हैं लेकिन गीत दूसरे देशों के गाते हैं। ऐसा करके ये लोग देश के अंदर अपने प्रति अस्वीकार्यता, घृणा और नफरत का भाव पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आता कि जिन लोगों को भारत के लोगों से वोट लेकर नेता बनना है वो लोग ऐसा कैसे करते हैं। स्वामी रामदेव ने कहा कि लोग के रंग में, भक्ति के रंग में और देशभक्ति के रंग में रंगे रहें तो हर दिन होली और दिवाली है। उन्होंने कहा कि शक्तिशाली भारत तब बन सकेगा जब मिलजुल कर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगकर समर्थ भारत बनाने की दिशा में कार्य होंगे। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग खाते तो हिंदुस्तान का हैं लेकिन गीत दूसरे देशों के गाते हैं। अगली बड़ी खबर, केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा देश भर के 4000 विधायकों में से कांग्रेस पार्टी के पास है मात्र 600 विधायक। ये आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्रीय समिति की नेता के कविता ने महिला आरक्षण बिल की मांग वाले धरने में कांग्रेस पार्टी से समर्थन की उम्मीद के मद्देनजर उस पर जोरदार हमला भी बोला। के कविता ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर अपनी एनजीओ भारत जागृति के जरिए 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया जिसमें कई विपक्षी पार्टियों से उनके समर्थन में आवाज बुलंद करने का समर्थन मांगा। आपको बता दें कि बातचीत के दौरान के कविता ने कांग्रेस को याद दिलाया कि देश भर में उसके कितने विधायक हैं और इस लिहाज से वो इस वक्त कहां पर खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी भूमिका के बारे में जरूर फैसला करना चाहिए और राष्ट्रीय हित में पार्टी से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि कांग्रेस एक टीम के खिलाड़ी के रूप में नजर आए और 2024 में बीजेपी को हराने के लिए साथ में काम करे। वहीं कांग्रेस पार्टी के आरोप की बीआरएस बीजेपी की बी टीम है, इस पर के कविता ने तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं उन्हें अक्सर बी टीम या फिर सी टीम कहा जाता है। जब उनसे पूछा गया कि वो बड़ी विपक्षी एकता के मामले में कांग्रेस पार्टी को कहां पर खड़ा देखती हैं, इस सवाल का उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कांग्रेस कहां पर खड़ी है ये कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। हमें लगता है कि विपक्षी दलों को साथ आना चाहिए। ये कांग्रेस के ऊपर है कि देश के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है। अगर कांग्रेस को लगता है कि अब भी बिना उसके कुछ भी नहीं हो सकता तो बेहतर होगा कि वो तथ्य जांच ले, क्योंकि देश भर में लगभग 4000 विधायकों में से कांग्रेस पार्टी के पास में सिर्फ 600 विधायक हैं। उनकी तादाद कहां है। इसी के साथ में के कविता ने कहा कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के पास में केवल 17 विधायक हैं जहां वे गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं। बिहार में भी वे गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं। उनके कितने विधायक हैं। बंगाल में भी बड़ी मुश्किल से वो 1 सीट जीत पाए हैं। और बड़ी खबर, महागठबंधन ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका, नहीं मिली एक भी सीट। यह आपको बता दें कि महागठबंधन ने बिहार में 31 मार्च को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महागठबंधन ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने 5 नामों की घोषणा की है जिसमें 3 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से हैं, 1 उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से है और 1 उम्मीदवार सीपीआई से लिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इसमें बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। महागठबंधन ने बिहार में 31 मार्च को होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए महागठबंधन ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि फिलहाल इसमें कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दी गई है। अगली बड़ी खबर, इस बार हिमाचल मॉडल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। कर्नाटक सहित 4 राज्यों के लिए बना लिया तगड़ा प्लान। यह आपको बता दें कि पूर्वोत्तर
राज्यों के चुनाव के बाद अब सबकी नजर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों पर टिकी है। कांग्रेस इन चुनावों में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर चुनाव रणनीति का खाका तैयार कर रही है। पार्टी को भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की तरह इन राज्यों में भी आधी आबादी भाजपा के बजाय कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस पार्टी इन सभी प्रदेशों में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में महिला मतदाताओं की तादाद 49% है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कर्नाटक में महिलाओं के लिए ना नायकी यानी मैं नेता हूं अभियान शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ ही पार्टी ने महिलाओं को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। कर्नाटक में पार्टी ने गृह लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में डालने का वादा किया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 1-1 हजार रुपए प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने पर 1,500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया है। कांग्रेस रणनीतिकार मानते हैं कि पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश में सत्ता तक पहुंचना है तो आधी आबादी का भरोसा जीतना होगा। आपको बता दें कि इसी के तहत पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। पार्टी इस बार हिमाचल मॉडल की तरह चुनाव लड़ेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने किया अनोखा प्रदर्शन, सत्येंद्र जैन का पहना मुखौटा, पैर दबाते देखे कार्यकर्ता। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एक तरफ कथित शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उसके अलावा कई महीनों से जेल में बंधा सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के खिलाफ काफी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। दोनों ही पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, रमेश बिधूड़ी, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान मौके पर तिहाड़ जेल का एक मॉडल भी रखा गया था, जिसके अंदर सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बंद दिखाया गया। चुटकीले अंदाज में तिहाड़ जेल के अंदर जैन को पैर दबाते हुए भी दिखाया गया, जो बीजेपी के इस प्रदर्शन में लोगों और राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन चलने तक रुक रुक कर लोग इस तिहाड़ जेल के मॉडल और उसके माध्यम से आम आदमी पार्टी पर की गई व्यंग का आनंद ले रहे थे। यही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री आवास को भी दर्शाया गया, जिसकी दीवारों पर अरविंद केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचारों की लिस्ट भी टंगी हुई थी, जिसे भी लोग दिलचस्पी के साथ में पढ़ते देखे। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर दिल्ली जा सकते हैं शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी को हो रही टेंशन। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के पहले भाजपा में बड़े बदलाव की चर्चा है। ये चर्चा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर है। अटकलें हैं कि सूबे में चुनाव से पहले भाजपा संगठन में बड़ा फेरबदल कर सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली कूच कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि इन अटकलों के बारे में अभी आधिकारिक रूप से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में आरएसएस ने एक बड़ा सर्वे करवाया है। इस सर्वे में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आरएसएस भी चाहता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर विरोधी कांग्रेस खेमे में हलचल मचा दी जाए। इन अटकलों से ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। साल 2019 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों ने आगामी चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि यदि भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रमोट करती है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर बिखराव की स्थिति बन जाएगी। कांग्रेस के भीतर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर देने वाला फिलहाल कोई भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। ऐसे में कांग्रेस के भीतर भी हलचल तेज है। कांग्रेस अपने घर को दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस मुख्यमंत्री पद को लेकर नेताओं के बयानों से लेकर विधानसभा से जीतू पटवारी के निलंबन तक के तमाम मसलों को लेकर भी बड़ा कुछ नहीं कर पाई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर फोकस कर रही है। सूत्रों ने बताया कि बीते एक महीने के दौरान आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा और आरएसएस की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। बैठकों में मध्य प्रदेश में बदलाव की चर्चा हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की कवायद की जरूरत पड़ सकती है। यदि भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रमोट करती है तो कांग्रेस के खेमे में हताशा की स्थिति
स्थिति बनेगी। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की हर रणनीति और चाल से अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष को मजबूत कर रही है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंप देंगे। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने कर दिया बड़ा ऐलान, बोले सपा सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर करा दी जाएगी जातीय जनगणना। यह आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में सपा सरकार बनाने का अवसर मिलने पर 3 महीने में जातीय जनगणना करा दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ में युवा संगठनों के प्रमुख नेताओं की बैठक को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की हार और सपा की जीत में नौजवानों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। भाजपा की तमाम साजिशें मैनपुरी में सफल नहीं हो सकी। नौजवानों को बिना किसी प्रलोभन और भय के किसी भी क्षेत्र में हो रहे अन्याय का कड़ा विरोध करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि जातीय जनगणना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। सभी को हक और सम्मान तभी मिल सकेगा जब जातीय गणना के आधार पर उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए नए महाभारत के युद्ध में समाजवादी पार्टी तैयार है। हम इस युद्ध में जनता के साथ हैं। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि यदि प्रदेश में सपा सरकार बनती है तो 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करा दी जाएगी। और बड़ी खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए भाजपा ने गठित कर दी कमेटी, मुख्यमंत्री संभालेंगे कमान। यह आपको बता दें कि कुछ महीने के बाद ही कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी भाजपा आगामी चुनावों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी ने विधानसभा चुनावों में प्रचार और प्रबंधन के लिए कमेटियों का गठन कर दिया है। इन कमेटियों की कमान मुख्यमंत्री बसवराज बम्बई को सौंपी गई है। भाजपा ने चुनाव प्रबंधन के लिए भी कमेटियों का गठन कर दिया है और इन कमेटियों का नेतृत्व पार्टी की वरिष्ठ नेता शोभा करंदलाजे करेंगी। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार समिति में पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के गद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा को भी जगह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टार, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, शोभा करंदलाजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा को भी जगह दी गई है। चुनाव प्रबंधन समिति में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के अलावा केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा भी शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बेंगलुरु पहुंचे और वहां एक रोड शो भी किया। भाजपा की सक्रियता देखकर लग रहा है कि पार्टी राज्य में पूरे तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले हफ्ते जेपी नड्डा ने राज्य में विजय संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा राज्य के 5 जिलों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। और बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बीएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण और उम्र में भी होगी छूट। यह आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की बहाली में अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित करने की घोषणा कर दी है। वहीं अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट देने की बात कही है। हालांकि उसके लिए यह देखा जाएगा कि वो पहले बैच के हिस्से हैं या फिर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन के जरिए इस बात की घोषणा कर दी है। गृह मंत्रालय ने कहा कि अग्निवीरों के पहले बैच के 25% उम्मीदवारों को सेना में सीधे स्थायी नौकरी दी जाएगी। बाकी 75% उम्मीदवारों को विभिन्न बलों में वरीयता दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं इसके बाद के बैच के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी इन्हें छूट देने की घोषणा की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में विपक्ष एकजुट होगा? क्या विपक्ष मोदी सरकार को कड़ी चुनौती दे पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।